कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं अक्टूबर 2024 का जो महीना है, मकर राशि 10 नंबर राशि, चंद्र राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हम गोचर समझ लेते हैं सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के विषय में। अक्टूबर महीने में गोचर इस प्रकार रहेगा। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा सोमवार, प्रातः समय 7:52 तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे। समय एक ही रहता है जब तक वो राशि में बने रहते हैं, और फिर जो आगे मूव करते हैं समय एक ही बना रहता है। और जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पर 16 नवंबर 2024, दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा रविवार, दोपहर 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। अभी दो मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों नीच हो गए हैं। बुध 10 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा सोमवार, दिन में ही 11:25 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात एक मूव और करेंगे। ये एक अपडेट और है महीने के एंड में। 29 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा मंगलवार, रात्रि के समय 10:44 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। फिर वहाँ पर जाके शुक्र के साथ ये जो है बहुत उत्तम राजयोग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा मेजर अपडेट है और बहुत लंबे चलेंगे। ये 9 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में जिसमें बने हुए हैं उसमें ही बने रहेंगे और वहीं पे बैठे हुए ही वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और इसके पश्चात 4 फरवरी 2025, दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर 3:09 पर पुनः मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य रहेगी। शुक्र जो है 13 अक्टूबर 2024 को, दिन रहेगा रविवार, प्रातः 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और 7 नवंबर 2024, दिन रहेगा गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। ये रात्रि जो समय हमने लिया है ये आप भोर का ही समझिएगा। जो सुबह 3:30 बजे की भोर होती है उसके पश्चात का ही समय है। शनिदेव जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलेंगे, यानी 30 जून 2024, दिन था रविवार, रात्रि 12:35 पर वक्री हो गए थे। और आगे चलते हुए 15 नवंबर 2024, दिन रहेगा शुक्रवार, सांझ के समय 7:51 तक वक्री बने ही रहेंगे। वक्री स्वभाव की कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य रहेगी। योग है हमारा गोचर। अब आपने इसमें देखा कि दो मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल नीच, शनिदेव पहले से वक्री और अब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं। ओवरऑल जो है जो आपको मदद मिलने वाली है देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाली है, क्योंकि वो वक्री हुए हैं और बहुत कुछ ज्ञान आपको करवाना चाहते हैं। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। एक एक सेक्शन को हम लेंगे। यहाँ पर जो पहला सेक्शन है आपका, पहले सेक्शन के जो स्वामी हैं धन भाव में बैठे हैं लेकिन वक्री होके बैठे हैं। सीधे तौर पर धन की स्थिति उत्तम है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी कोई ग्रह वक्री है तो आपको हमेशा उस भाव से संबंधित फल निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बगैर उंगली टेढ़ी करके आप उस फल जो लेना चाह रहे हो उसको नहीं ले पाओगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर दो सेक्शन, पहला भाव और दूसरा भाव, दोनों के स्वामी जो हैं शनि हैं और बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस स्थिति को लागू करवाने के लिए आपको थोड़ा सा सख्ती वाले नियम अपनाने पड़ेंगे। और ये सख्ती वाले नियम जो लोग रिश्तेदारी में अपना पैसा दे देते हैं, भोले स्वभाव के ये मकर राशि के जातक जो पैसा दे देते हैं और अब रिश्तेदार जो है बड़े आराम से बैठे हुए हैं और आप थोड़ा सा शर्म करते हुए, रिश्ते की शर्म करते हुए देख रहे हो कब वो दिन आएगा। तो यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं कि भैया उंगली टेढ़ी कर लो, दिन तो आया ही पड़ा है, आपको निकालना आना चाहिए। आपका मेहनत का पैसा है, अब आपको ज़रूरत है
तो आपको अपना परिवार भी देखना है, अपना जीवन भी देखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, या नहीं ओवरऑल जो जान है कुंडली की, वो ये कह रही है हर क्षेत्र में आपको अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ चुका है। इसमें इनकी मदद के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह पंचम भाव पे बैठे हुए हैं, वो भी वक्री हो गए 119 दिनों के लिए। तो वो गुरु और शनि को एक प्रकार से एक ऐसा एक ग्रह समझिएगा कि एक तरफ से देखो तो गुरु नज़र आता है और दूसरी तरफ से देखो तो शनि नज़र आता है। ये इंटरलिंक होते हैं दोनों प्लानट आपस में। तीसरा भाव है, तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी जो बेसिक नेचर है वह राहु बनी हुई है, यानी आप में किसी भी प्रकार की कोई भी सामर्थ्य की कमी नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जो डिसीज़न लेने की जो पावर है उसको अप्लाई करना चाहिए। वो डिसीजन लेने की जो पावर है वो सीधे तौर पर राहु सीधे तौर पर आपके भाग्य भाव को देख रहा है। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, करवाना आना चाहिए और उसको मेंटेन करना और करवाना आना चाहिए। बस जो किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है और किसी का ध्यान आपके ऊपर नहीं जा रहा है, आपके लिए वो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन, 10 या 12 सेकंड की कैलकुलेशन है। ये आपका गुण है, लेकिन ये गुण दूसरों के काम आता रहा है अभी तक। इसको आपने स्वयं के ऊपर अप्लाई करना है, बस यही प्रार्थना है। सुख स्थान के जो स्वामी हैं छठे घर में बैठे हुए हैं, उसके बाद ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, आगे मूव करेंगे, सप्तम स्थान पे आ जाएंगे। जब तक ये यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हुए हैं तब तक सुख स्थान के संदर्भ में जो फल आपको मिलने चाहिए वह फल आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन जो सुख जो भोगना चाह रहे हो वो सुख तभी भोग पाओगे जब मंगल 6th हाउस से रिलीज़ हो जाएंगे। और ख़ास तौर से ये बुध के घर में जो बैठे हुए 3 नंबर राशि में बैठे हुए, मिथुन राशि में बैठे हुए, जब तक ये यहाँ पर हैं तब तक जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। बेशक आगे जाके मंगल जो है मांगलिक स्वभाव को धारण कर लेंगे, नीच भी हो जाएंगे, लेकिन यह चंद्रमा का घर है और मंगल और चंद्रमा कहीं ना कहीं ऊर्जा में टकराते हैं तो धन उत्पन्न होता ही होता है। अब सुख स्थान का स्वामी किसी न किसी प्रकार से धन की रेंज को पैदा करेगा तो पहले से बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं। पंचम भाव पे देखते हैं देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है क्योंकि आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, लेकिन उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको। यही प्रार्थना मैं शनि के संदर्भ में भी आपसे पहले कर चुका हूँ। और यहाँ के जो स्वामी हैं शुक्र और बुध एक साथ 10th हाउस में भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य भी हैं, नीच के सूर्य हैं, लेकिन जब ये इनसे रिलीज़ हो जाएंगे तो बहुत अच्छे भाव में, एकादश भाव में पहुँच जाएंगे। तो पंचम भाव को आप ऐसे समझिएगा कि भाग्य स्थान को जब भी आप देखोगे तो सबसे पहले पंचम देखो, क्योंकि वो उसका बेस है। वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा। अब उसके जो स्वामी हैं बहुत उत्तम लक्ष्मी नारायण योग की कृपा बरसाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सीधी रेंज में शुक्र और बुध और तीनों ही शुभ ग्रह हैं। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग सीधे तौर पे पंचम भाव को देखेगा तो यानी कि महीना थोड़ा संघर्ष में बीत सकता है, लेकिन जैसे ही 15 तारीख बीतेगी, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ भाग्य के संदर्भ में, धन के संदर्भ में और स्थिरता के संबंध में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे भाव पे आ जाते हैं। छठा भाव बुध का है। जब तक बुध केतु के संपर्क में है तब तक धन संचय दोष लगा ही रहेगा। यानी किसी न किसी प्रकार से अभी जो कर्जे वाला सिस्टम है उसमें किसी न किसी रूप से धन खर्च होता ही रहेगा। यानी कोई ना कोई कारण ऐसा बना ही रहेगा जहाँ पर धन जो है उसका संचित होना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आगे मूव करेंगे 10th हाउस में जाएंगे और फिर 11th हाउस में जाएंगे, तो जैसे ही 9th हाउस से फ्री होंगे तो 10th में भी आपको बेटर रिजल्ट देंगे, 11th में भी बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप में गजब की कैलकुलेशंस हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम आती है। तो यहाँ पर बुध जब तक ट्रैवल करके 11th में पहुँचेंगे, एकादश भाव में पहुँचेंगे, तब तक आपको स्थिति का ज्ञान हो जाएगा कि यही जो मेरा गुण है मैं स्वयं के ऊपर अप्लाई करूँगा तो देखिए कितनी अच्छी बेटरमेंट हो पाएगी लाइफ में। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल का बैठना यही है कि थोड़ा सा हाथ रोक के आगे बढ़ना है आपको। हाथ रोकने का संबंध में केवल धन के संबंध में ही प्रार्थना कर रहा हूँ।
उसके पश्चात जैसी 15 तारीख बीत जाएगी कि तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये गलत चलती आ रही हैं तो कुछ विषम परिस्थितियाँ वो सम होनी शुरू हो जाएंगी। सातवां भाव पे मंगल नीच प्रभावी बैठे हुए हैं। सातवां भाव को ऐसे समझिएगा कि आने वाली पेमेंट्स जो हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, या पेमेंट आपकी 10 जगह से पेमेंट आनी है तो 5 जगह से आ पाएगी, 6 जगह से आ पाएगी। बाकी 4 के लिए आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है और मीठी वाणी का प्रयोग करना है, और ये ध्यान रखना है कि 2 शुभ ग्रह आपके एकादश भाव में जाने वाले हैं तो उसका लाभ मिलना ही मिलना है। ऐसा मत करिएगा कि गर्मजोशी में आपने कुछ शब्द ऐसे बोल दिए और संबंध आपके ख़राब हो गए हैं, क्योंकि इस बात को समझिएगा कि आपके अंदर जो गुण है वह गुण अब वाणी के द्वारा आपको ऊंचा उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। तो बस ये छोटी सी प्रार्थना, इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव पे बैठे हुए हैं लेकिन केतु के संपर्क में हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन केतु से जैसे ही फ्री होंगे तो 10th हाउस में पहुंचेंगे। 10th हाउस में जाते ही तुला राशि के संपर्क में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। नीच को आप ऐसे समझिएगा कि सूर्य को एक प्रकार से जो अधिकार है वह लगभग आधे रह गए। नीच का मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य खराब हो गए हैं, उनकी जो पावर वो आधी रह गई, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि केतु के पास से फ्री हो गए हैं। और जब तक केतु के साथ में थे तो केतु के साथ में प्रभावित भी थे, और केतु की जो द्वादश भाव की जो दृष्टि है उसको भी देख रहे थे। और ये चीज़ें जैसे ही आगे मूव करेंगी, यानी कि केतु से बुध और सूर्य दोनों ही प्लैनेट मूव करेंगे और केतु यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, तो आपके जीवन में आदर्श नियम पुनः स्थापित होने लग जाएंगे। ये थोड़ा समय का भटकाव था, इससे तुरंत आप बाहर आ जाओगे और ये रियलाइज़ करोगे कि मैं ही स्वयं का कल्याण कर सकता हूँ। ये मैंने प्रार्थना पुनः कर रहा हूँ आपसे, पहले भी करी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि बुध 6 नंबर में है तो बुध की पावर पूरी है, बुध उच्च के हैं, एच साइन मिला हुआ है। लेकिन केतु है, केतु बहुत इजीली धन संचय दोष लगा देते हैं, ग्रहण दोष लगा देते हैं, पितृदोष लगा देते हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऊर्जा की डिस्टर्बेंस बना के रखेंगे। तो बहुत अच्छा है जैसे ही सूर्य और बुध जो है केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अब आपका 10वां जो सेक्शन है, इसके स्वामी शुक्र हैं, यहीं बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, अच्छा है। लेकिन नीच के सूर्य भी यहाँ पर हैं, तो नीच के सूर्य थोड़ा सा इसकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस रखेंगे, जो शुभ योग बनेगा शुक्र बुध से। तो 29 तारीख को जब बुध जो है आगे मूव करेंगे गोचर में महीने के एंड में, तो प्रॉपर आपको स्थिरता देखने को मिलेगी आय के संबंध में, भाग्य के संबंध में, और जो पेमेंट है आपकी रुकी हुई थी उसके संबंध में। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब प्रेम की वाणी से कार्य चल सकता है तो व्यर्थ में गुस्सा क्यों करना है। यह हमारा ही अस्थिर मन है, हमारे को इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब 8 नंबर है आपके 11th सेक्शन में, इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल जब तक छठे में बैठे हुए हैं तब तक ये समझिएगा कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलने हैं आय के संबंध में। लेकिन जैसे ही आगे मूव कर जाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी पेमेंटें होंगी, और पेमेंटें जो अटकी हुई हैं वो रिलीज़ होंगी, यानी धन किसी न किसी रूप में आपके पास आएगा। लेकिन मंगल नीच के बने हुए हैं तो ये समझेगा कि जहाँ से जो उम्मीद थी, जितना आना चाहिए था, लगभग उसका आधा ही आ पाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं आ रहा था वो गाड़ी आपकी निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी शुक्र बुध हैं और देवगुरु बृहस्पति भी उस स्थान को देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होनी ही है, और मार्च आने वाली है, बहुत बड़ा रिलीफ शनि से आपको मिलने ही वाला है, 29 मार्च 2025। और 12वें भाव की तरफ हम बैठते हैं तो इसको समझिएगा कि 12th सेक्शन का मालिक शुक्र की राशि में वक्री होकर बैठा हुआ है। इस बात को ऐसे समझिएगा कि कमी कहाँ पर रही है अभी तक। कमी यहाँ पर रही है कि जो आपकी सीधी नेचर है वह सीधी नेचर आपको दूसरों के सामने थोड़ा सा अलग हटा इसलिए देती है क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत इजीली आपको मैनिपुलेट करा जा सकता है। तो शनिदेव जो वक्री हुए थे उन्होंने कुछ लेसन आपको लर्न करवाया था, लेकिन नई जगह जहाँ पर आप गए हो वहाँ पर अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अपना तो सिर्फ एक ही है, वो हूँ मैं स्वयं। तो समय आ गया है बहुत सीधे तरीके से लोगों को मना करने का। कोई भी ऐसी ख़राब आदत है जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग,
कुछ पैसे देने की आदत है आपके अंदर कि पैसे दे देते हो, हृदय आपका पिघल जाता है। तो अब समय आ गया है कि आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कल्याण की तरफ ही ध्यान देना है। अपना कल्याण की तरफ ध्यान देने का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे का आप कुछ बुरा चाह रहे हो। अपना कल्याण देखने का मतलब है कि भाई आप देखिए, आपका भाग्य देखिए, आपके कर्म देखिए, आपकी स्वयं की फैमिली है, मुझे अपना देखना है और मेरी जो भी पेंडिंग अमाउंट है या मेरी जो भी कार्य रुके हुए हैं, मुझे तो उनको ही आप रिलीज़ करवाइए उनको, और आप अपना देखिए, मुझे अपना देखना है। ये जो एक तटस्थता है, एक निश्चितता है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको मजबूत करना है और यही ही देवगुरु बृहस्पति आपकी मजबूत कराएंगे और बहुत लंबे समय तक, फरवरी तक ये बने रहेंगे। 119 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। तो यह है आपका उत्तम राशि फल, और ये आने वाले जो 6 महीने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब पूरा मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके पश्चात जो शनि की जो एक प्रकार से मार्किंग्स हैं, उनके जो प्रभाव पड़े हुए, निशान पड़े हुए हैं, अब आने वाला समय उस पे आपको बहुत रिलीफ दिलाएगा और पुरानी पोजीशन पे आपको लाकर खड़ा करेगा। प्रार्थना रहेगी, यह जो मासिक राशिफल की जो गणना होती है यह चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नाम से कोई भी राशि का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, नाम से कोई राशि नहीं होती है। आपकी सुविधा के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी फुल एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ओम शिवा लिख दीजिए और रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि मेरी चंद्र राशि आप बता दीजिए। जैसे मुझे समय मिलेगा आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। कम से कम आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर हो जाएगी। चंद्र राशि ही होती है, नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, यही ज्ञान है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, भ्रम में मत बने रहिए। तो ये हो गया उत्तम विषय हमारा, वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम